बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील कुरेजा। हुकूमत की जो ख्वाहिश थी आईनी तरमीम करने की, वो मामला तो खटाई में पड़ गया, मुअख्खर हो गया। आज जो खबरें आई हैं उस खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने UN जनरल असम्बली के अंदर खिताब करना है और उसके लिए 21 सितंबर को वो रवाना होंगे अमेरिका के लिए, और उसके बाद इस मामले को दोबारा देखा जाएगा। आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, सैनेट का भी हुआ, तकारीर हुई। बड़ी असद कैसर साहब की बिलखुसूस बड़ी धुआंधार तकरीर थी, उसका फिर ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर कानून साहब। लेकिन एक बात आज के दिन में जो ख़ास तौर पे देखी गई वो ये है कि हुकूमत जो है वो बड़ी दिफाई पोजीशन पे थी। यानी ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इतने बुलंद बांग दावे किए, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। एक तो ये बात थी कि हुकूमत दिफाई पोजीशन पे थी, और दूसरी चीज़ थी आज के दिन में जो अहम तरीन थी, ये मुसव्विदा आखिर आया कहाँ से, क्योंकि किसी को मुसव्विदे का कुछ नहीं पता था। और बल्कि यहाँ तक इतलात आई और गुफ्तगू इस चीज़ पर भी होती रही कि अलग अलग मुसव्विदे भी थे, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती रही कि आखिर ये मुसव्विदा कहाँ से आया। और अपोजिशन जो है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रही थी कि इनको बंद लिफाफे के अंदर ये मुसव्विदा मिला। अब बंद लिफाफे का क्या मतलब होता है? इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट से ये मुसव्विदा मिला और इन्होंने आके, बल्कि इसका इजहार भी किया असद कैसर साहब ने कि जब कोई डंडा उठाता है तो ये दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी तरामीम से बेहतर था, इस तरह के ईवान में बैठने से बेहतर है बंदा मर जाए। यानी कि इतने शदीद अल्फाज में मुखालफत की गई। तो बहरहाल हुकूमत के पास कोई खातिर खा जवाज़, कोई दिफा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एक तो वो ये जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर ये मुसव्विदा किसने बनाया, किसके पास आया, जबकि वज़ीर कानून खुद अगर ये कह रहे हों फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो कहें कि मुझे भी मुसव्विदे का नहीं पता। वफाकी वज़ीर कानून हैं और कानून साजी हो रही है, और वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं मुझे मुसव्विदे का नहीं पता था। और वज़ीर दिफा जो हैं, फिर उन्होंने तौजीहात भी पेश की वज़ीर कानून ने कि किस तरतीब से होता है। पहले काबीना में जाता है, फिर एक खुसूसी कमेटी के पास जाता है, वो इसको देखती है, फिर उसके बाद ईवान में ले होता है वगैरह वगैरह, फिर उस पर बहस होती है। सो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे थे जिसको कोई भी बाय करने के लिए तैयार नहीं है। इससे हुकूमत की जो है कमज़ोरी वाज़ेह नज़र आ रही है। दो चीज़ें हैं, हुकूमत अखलाकी तौर पर भी कमज़ोर है, सियासी तौर पर भी कमज़ोर है। सियासी तौर पर इस लिहाज से है कि हर चीज़ में वो मोहताज है। अब आप देख लें उनको मोहताजी थी मौलाना की, और उनके साथ क्या हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी पीछे हो तो हुकूमत धड़न तख्ता हो जाएगा। अखलाकी तौर पर कैसे कमज़ोर है? इलेक्शन के जो नताइज थे, फॉर्म 45-47 वाला मामला, उसके ऊपर देख लें। आज भी तहरीक इंसाफ उनको इल्ज़ाम देती है कि ये 17 या 18 सीटों वाली जमात है और वो जनाब 2/3 अक्सरियत करके जना आईनी तरमीम करना चाहती है। सो अखलाकी सियासी एतबार से कमज़ोर थी, लेकिन ये जो कल रात और कल का दिन था उसने इस हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार जो है उसके ऊपर मैं ख़ास तौर पर आता हूँ, तफसील से बात करूँगा। जो ये तो एक तो मामला यानी कि अभी मुअख्खर हो गया, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, जो कि बज़ाहिर महसूस भी हो रहा है और जो गुफ्तगू भी हो रही है कि हुकूमत इस चीज़ से पीछे नहीं हटी, इसको मुअख्खर ज़रूर किया। अलबत्ता इसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने भी अडियाला जेल में गुफ्तगू की। इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन तरामीम का एक मकसद, सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि मुझे जेल में कैसे रखना है। तो उनको जेल में रखने के लिए ये तरामीम की जा रही हैं। ऑब्वियसली एक ये उन्होंने एक लाइन बताई है, लेकिन इसके अंदर एक मेथड है। उनसे मुराद उनकी ये है कि अदालतों के अंदर तब्दीलियाँ करके अपनी मन चाहे जजेस को बिठाएंगे, मुकदमात करेंगे, और जो मुकदमात हैं उसमें ये पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब किसी भी तरह जेल से बाहर ना आएँ। अब इमरान खान साहब जेल से बाहर कैसे आ सकते हैं? वो अदालती हुक्म के ऊपर ही आएंगे अगर ये अदालतों को कंट्रोल करते हैं। जो मुजव्वज़ा तरामीम है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जिस पर बहस जारी है। उसके अंदर हाई कोर्ट के जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनकी ट्रांसफ़र भी शामिल है, और नई अदालत जो है आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी, वो अपनी जगह मौजूद है। फिर जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं बिलखुसूस, उनकी जो तैनाती का मामला है वो बज़रिया पार्लिमानी कमेटी, उसका इख्तियार दिया जाए वज़ीर आज़म को। ये भी तजवीज़ थी। 63A की जो तशरीह हुई थी उसको वापस करने के लिए 63A की तशरीह जो हुई थी उसमें यह कहा गया अदालती फ़ैसले के मुताबिक ना तो उस यानी जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी होगा। तो ये उसको वापस कर रहे हैं कि उसका वोट तो काउंट होगा, चाहे वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन वोट काउंट होगा। ये भी था उसमें, और भी मुताद्दिद चीज़ें हैं, कुछ आर्मी एक्ट के हवाले से भी आ रही हैं। अभी ये सारी मुतज़ाद चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। ये जो मैंने आपको गुजारिश की ये कॉमन चीज़ें हैं, इनके ऊपर है। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUI से ताल्लुक़ रखते हैं और मौलाना साहब के बड़े करीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं, और वो एक नामवर वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये मौक़िफ़ है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक तरामीम थी, जो अगर हम ये कर देते तो फिर हमने पब्लिक में भी जाना है, हमने अदालतों में भी पेश होना है, और हम वकला में भी बैठेंगे। ये चीज़ें हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। तो उनकी ये मुराद है, उनका ये मतलब था। वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि इंतहाई ख़तरनाक तरामीम भी इसमें शामिल थी। तो ये तो सारी थी सूरत हाल जिसमें हुकूमत को सेटबैक। फिर ये कहा जा रहा है, ईवान के अंदर भी कहा गया, असद कैसर साहब ने बिलखुसूस उन्होंने कहा कि अगर आपने कानून साजी करनी थी तो दिन दहाड़े करते,
रात के वक्त तो चोरी और डाके होते हैं, तो ये कानून साजी नहीं थी, ये चोरी और डाका डालने की कोशिश थी। और फिर इसी के ऊपर उन्होंने कहा कि जब वज़ीर कानून ये कह रहा है कि उसको मुसव्वदे का नहीं पता, तो फिर आप जवाब दें, यानी कि हुकूमत जवाब दे कि उनको ये मुसव्वदा कहाँ से मिला, ये मुसव्वदा उनके पास कहाँ से आया। तो आज का सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर ज़ेर गर्दिश था, है और शायद आने वाले दिनों में रहेगा कि आखिर कहाँ से आया ये मुसव्वदा। इल्ज़ाम किसके ऊपर जाता है आपको मालूम है, बड़ी अच्छी तरह मालूम है। तो ये इल्ज़ाम उनका उसी तरफ है, और बल्कि वो कह रहे हैं, कहते हैं कि इनको बंद लिफाफे में मिला और इन्होंने आके जनाब दौड़ लगा दी और आगे हमने पेश करना है, मानना है। इसी के साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी यानी टॉन्ट किया। असद कैसर साहब ने, उनका मौक़िफ़ था कि मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह इस कानून साजी में हिस्सा डाल सकती है, इसके पीछे जा सकती है। सो ऑब्वियसली उसकी वजूहत हैं, सिंध हुकूमत भी है और सिंध के अंदर उनकी जो एक ताकत है उसको जिक्र ना पहुँचे। फिर बलूचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है, विफाक में भी वो साथ हुकूमत में बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी। ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ है कि जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, उसको कम करने के लिए जनाब हमने ये कानून साजी लेके आ रहे हैं। तो ये इसमें किसी को, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतराज़ नहीं होगा, मौलाना को भी एतराज़ नहीं होगा कि जुडिशरी का जो यानी दबाव है वो कम होना चाहिए। लेकिन कल भी मैंने गुजारिश की थी कि तरीक़ाकार जो था उसने इस सारे अमल को मशकूक बना दिया, और फिर वो छुपी हुई चीज़ या उसके कुछ मंदरजात जब सामने आए तो लोगों के शकूक व शुबहात जो थे वो किसी हद तक दुरुस्त साबित हुए कि हुकूमत जो है वो वारदात डालना चाहती थी और वारदात नहीं डली। और इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप यूँ कह लें, इसमें हुकूमत की भी बचत हो गई, क्योंकि ये जो सारा कुछ कर रहे हैं माजी यही बताता है कि जब आप इस किस्म के गड्ढे खोदते हैं तो फिर आप उसकी जद में आते हैं। आपको याद होगा 18वीं तरमीम के अंदर 62(1)F इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म करना चाहती थी, 62(1)F को और नैब को भी, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब आगे खड़े हो गए थे और इन्होंने 62(1)F जो है उसको ख़त्म नहीं होने दिया। 62-63 इन दोनों को ख़त्म करना चाहते थे वो, लेकिन नवाज शरीफ साहब अड़ गए, नहीं जी ये तो बड़े ज़बरदस्त हैं और इनको होना चाहिए और ये और वो अड़ गए। और फिर नवाज शरीफ साहब खुद 62(1)F की जद में आए और ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन उनकी उसमें हुई। और नैब केसेस जो उनके ऊपर बने सारे, उस वक्त पीपल्स पार्टी कहती थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त मज़ामत की और बाद में उसकी जद में आए। ये जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं, तो क्या ताहयात तो आपने इक़्तिदार में रहना नहीं था, ये उनको भी पता है। यही बात असद कैसर साहब ने की कि इस किस्म की कानून साजी करते हुए पार्लियामान में बैठने से बेहतर मर जाएँ, यानी जिस किस्म का ये सूरत हाल बन रही थी। इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इस चीज़ का हैरानी का इजहार किया कि किस तरीके से वो इसका साथ दे सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त चली गई। ज़ुबैरी साहब जो हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उनकी जानिब से दरख्वास्त चली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो आइन में तरामीम हो रही हैं इनको कल अदम करार दिया जाए। यानी कि ये भी बड़ी हैरान कुन बात है कि अभी ये कानून साजी हुई नहीं, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त चली गई। बहरहाल ये एक हकीकत अपनी जगह है कि दरख्वास्त वहाँ पर चली गई है। जबकि हामिद खान साहब बड़े मारूफ वकील हैं, सीनियर वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं, उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया कि 19 सितंबर से मुल्क गिर जो वकला तहरीक है वो शुरू होगी। और उन्होंने कहा कि अगर ये मुतवाज़ी अदालत बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी जिसको आइनी अदालत कहा जा रहा है, वो कहते हैं अगर ये बनती है तो इनको हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। इस हद तक यानी कि उनके जज्बात जो हैं वो मजरू हैं हुकूमत की यानी इस इंटेंट के ऊपर या उनके इस अमल के ऊपर। तो वकला काफ़ी हद तक इसमें सरापा एहतजाज हैं। तहरीक को देखना होगा कि वो क्या शक्ल इख्तियार करेगी और कैसे करेगी। इमरान खान साहब ने, मैंने आपको गुजारिश की, वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा इनका एक ही मकसद है, मुझे जेल में रखें, इसलिए तरामीम ला रहे हैं। और एक इदारा बचा है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया। अब ये उसके ऊपर हमला आवर है ताकि उसको तबाह कर दें और फिर अपनी मनचाही हुकूमत करें और जो भी निज़ाम चलाना चाहते हैं वो चलाएँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ये काम ऐसा करते हैं तो वो जो उन्होंने धमकी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो उस पर भी कायम है। और इसके अलावा उन्होंने, इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बातें और की। जलसे के बारे में उन्होंने कहा कि वो हर सूरत होगा, 21 सितंबर का जलसा किसी सूरत जो है वो हमारा मुलतवी नहीं होगा। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका तो पहले ही केस लगा हुआ था 18 सितंबर का, और 18 सितंबर को ही JUI का भी केस जो है वो लग गया, कॉज लिस्ट आ गई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से। इसको भी कुछ दूसरी नज़र से देखा जा रहा है कि चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब ने थोड़ी सी यानी कि जिसको कहते हैं आंखें दिखाना, उन्होंने आंखें दिखाई हैं तो उधर से उनको आ गया। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब के मामले के ऊपर बिलखुसूस बात करना चाहता हूँ, उसी तरफ आता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब आखिर इस इंतहा को क्यों गए कि सबको ही सबकी मुखालफत मोल लेकर और वो उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ था उस पर बरकरार रहे। मैं अगर तरतीब से बात करता हूँ, इसकी वजूहत हैं। इसकी वजूहत क्या है? सबसे पहले आप दो बड़ी बातों पर गौर करें। 2018 के इंतखाबात में मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा सेटबैक हुआ नताइज के हवाले से, जिसको कि उन्होंने उसी दिन मुस्तरद कर दिया था इलेक्शन नताइज को कि उनके साथ धांधली हुई है
और जानबूझ के उनको ईवान से बाहर रखने की कोशिश की गई। और मौलाना साहब खुद भी असम्बली के अंदर नहीं पहुँच सके थे, आपको याद होगा। वो फिर उसके बाद जो 18 से ऑनवर्ड्स 22 तक का जो दौरानिया था उसमें इनकी जैद मुसलसल थी, वो जारी रही। और उस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को आगे किया और उनको जनाब सरबराह बनाया सारी चीज़ों का, उनको आगे करके, और वो जनाब मूवमेंट तैयार की जो मंतज हुई आके अप्रैल 2022 में, जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई। तो सारा जिहाद जो था वो मौलाना फजल रहमान साहब से करवाया गया। आपको उनके एहतजाज भी याद हैं, मिलियन मार्च उन्होंने कई किए, इस्लामाबाद के अंदर आके एहतजाज किए, G9 के मकाम पर उन्होंने आके एक बड़ा ज़बरदस्त धरना भी दिया था और जो कुछ दिन जारी रहा। फिर उनके साथ गारंटीज़ हुई, गारंटीज़ भी वो ख़त्म हुआ जो आज तक पूरी नहीं हुई, वो इस मौक़िफ़ पे कायम है मौलाना साहब। आपको याद होगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुज़ाकरात के लिए जाते थे। बहरहाल उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया ओपोजिशन का, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको आगे किया। तो वो एक सिलसिला चलता रहा। उसके बाद PDM की हुकूमत बनी, जो कुछ था वो 9, 10 माह, 11 माह, ख़त्म हो गया 16 माह। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ 24 का, इसमें फिर उनके साथ 2018 वाले सेटबैक से भी बड़ा सेटबैक हुआ, यानी कि उनकी तादाद जो है मुंतखब अरकान की वो और कम हो गई, मजीद श्रिंक हो गई पार्टी। अब इनको खौफ इस चीज़ का पैदा हो गया, 2 मुसलसल इलेक्शन में उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ, उनकी नज़र में ये है कि धांधली हुई, सब कुछ हुआ और उनको बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। तो उनको खदशा ये था कि तीसरे इलेक्शन में तो वाइप आउट हो सकते हैं, मजीद पीछे जा सकते हैं। उन्होंने सख्त मौक़िफ़ लिया। ये हुकूमत जब बनी तो वो मैदान में दोबारा आ गए। अब उनके जो हरीफ थे, पहले हलीफ थे, यानी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सारा कुछ, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध मिल गया, विफाक की इत्तेहादी हुकूमत मिल गई, जरदारी साहब सदर बन गए, गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए, बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बन गई और पंजाब के अंदर नून लीग को हुकूमत मिल गई, विफाक में PP और नून ने मिलकर हुकूमत बना ली। अब ये सारे हलीफ थे यानी इलेक्शन से पहले, और मौलाना को आगे किया हुआ था। जब इलेक्शन जीत गए तो अपनी हुकूमतें, अपने ओहदे, सारा कुछ ले लिया और मौलाना फजल रहमान साहब का हाल तक भी नहीं पूछा और मौलाना साहब जो है उनको छोड़ दिया उनके हाल पे। तो मौलाना साहब इस हवाले से उनसे नाराज़ भी थे, नाला भी थे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी नाराज़गी जो है वो तो 18 के इलेक्शन में भी थी, 24 के इलेक्शन में भी थी। अब जितने भी एहतजाज हुए, जितनी उन्होंने तकारीर की, सब जगह पे इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये बिकी हैं, ये मैंडेट चोरी हुए हैं, KP का मैंडेट भी चोरी हुआ है, सारा मैंडेट चोरी हुआ है। और ये उन्होंने बना के, यानी कि वो मौलाना साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा, यानी कि मैं उनकी सारी बातें दोहरा भी नहीं सकता। खैर उन्होंने मुखातिब करके उनको सख्त अल्फाज में यानी कि ये बताया कि आप अपनी आईनी हदूद में रहें, और साथ ही मुतालबा किया कि नए इंतखाबात हों, उसमें फ़ौज का और इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई किरदार नहीं होना चाहिए और वो इलेक्शन से दूर रहें। तो वो उधर भी नाराज़, नून लीग से भी नाराज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी नाराज़, तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ पे जो उनका गढ़ है KP, वहाँ वो उनकी वैसे ही हरीफ है। नज़रियाती तौर पे भी इनके बड़े इख्तिलाफात रहे। तो ये सब के साथ जो थी उनका मामला नाराज़गी का था। लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई हुकूमत को। मौलाना साहब का अगर यानी कि सीट्स के एतबार से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है, लेकिन इस वक्त जो उनकी ज़रूरत है उसके बगैर काम बनता नहीं है। अब मौलाना साहब की जमात के पास नेशनल असम्बली में 8 सीट्स हैं और सेनेट के अंदर 5 हैं, तो टोटल उनके 13 अराकीन हैं। लेकिन उन्होंने इन 13 अराकीन के साथ हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया है। हिकमत अमली जो थी मौलाना साहब की, मैं सल्यूट करता हूँ उनकी हिकमत अमली को। उनको पता चल गया, उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे। इस वक्त अगर 2 फरीक हैं, हुकूमत अपोजिशन, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है वो ये काम करना चाहती है। तहरीक इंसाफ हरगिज़ ये काम नहीं होने देना चाहती। फैसला इसका मौलाना साहब फजल रहमान साहब करेंगे। अब इधर से तहरीक इंसाफ जाती है, दरवाजे खुले हैं, आएँ, बिस्मिल्लाह, बगलगीर होते हैं, खिदमत करते हैं, ज़बरदस्त मुलाकातें होती हैं, ऐद व पैमान होते हैं, बात सुनते हैं, सुनाते हैं, कमिटमेंट कोई नहीं देते। इधर से पहुँच जाती है हुकूमत। आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर हैं, अपनी पार्टी के करते धरता हैं, सब कुछ हैं, और जरदारी साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक़ भी है मौलाना फजल रहमान साहब का। वो चल के उनके घर गए, वो आपको याद होगा क्लाशनकोफ का उन्होंने तोहफ़ा भी पेश किया उनको, तो वो उनके पास चल के गए। ऑब्वियसली गुजारिशात रखी होंगी। फिर बिलावल भुट्टो गए, उनके साहबजादे हैं और इस वक्त जो है वो बड़ी अहम पोजीशन है, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वज़ीर आज़म साहब खुद चल के उनके दरवाजे पे गए। मोहसिन नकवी साहब गए, जिनको कि उर्फ़ आम में कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, और एक बार नहीं मुतादिद बार गए। जनाब वज़ीर आज़म साहब दोबारा गए उनके पास। इधर से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द जा रहे हैं, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से, और मौलाना साहब सबको वेलकम कर रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, ना इनको कमिट कर रहे हैं ना इनको कमिट कर रहे हैं, दोनों तरफ कोई कमिटमेंट नहीं की। अब जब बारी आई आखिरी दिन कल का, मौलाना साहब को पता था। मैं एक बात आपको यहाँ पे कैटेगोरिकली बता दूँ, मौलाना साहब के ऊपर शदीद वाला दबाव था। दबाव ऑब्वियसली इस हुकूमत के पीछे, हुकूमत किसकी सहारे पे खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट के,
ये तो कोई यानी कि ढकी छुपी बात तो है नहीं। अब इस हुकूमत की मुखालफत मोल लेना इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत मोल लेने के मुतरादिफ है। लेकिन मौलाना फजल और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी, अब जब सियासत के बारे में क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है एक, और मौके का नाम है। अब सियासत जो है ये जो मौलाना साहब ने की, उनके पास एक तवील अरसे के बाद मौका आया और उन्होंने उस मौके का भरपूर इस्तेमाल किया। जरदारी साहब हों, वज़ीर आज़म साहब हों, सदर भी, वज़ीर आज़म भी और बिलावल साहब भी और वज़ीर दाखिला भी, सारे उनके दर पे गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी। कल का जो दिन था और इसमें कितनी मुलाकातें हुई, कितने ऐदो पैमान हुए, कितनी कोशिशें हुई, उन्होंने अपना वज़न जो है इनके पलड़े में नहीं डाला। और ये उनका जवाब जो है डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट को भी है कि वो उनसे नाराज़ हैं। और ये भी ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद उनसे बात करे, ख़ुद उनको कहे। यानी ये तासुर जो है गुफ्तगू में मिल रहा है कि वो इस हद तक नाला और नाराज़ हैं। अब वो चाहते हैं कमिटमेंट्स, अब वो चाहते हैं इजाला, जो कुछ उनके साथ हुआ आगे ना होने की यकीन दहानी, और फिर अपने लिए स्पेस। अब मौलाना साहब के पास ये आ गए हथियार और मौलाना साहब ने इसको खूब इस्तेमाल किया है। सब के साथ एक ही मौके के ऊपर उन्होंने अपना सारा स्कोर सेटल कर दिया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, नून लीग के ऊपर जो गुस्सा था वो हो, जरदारी साहब के ऊपर जो गुस्सा हो, क्योंकि इन्होंने तो हुकूमतें बना ली, ओहदे बांट लिए। ना बलोचिस्तान में मौलाना को कुछ मिला, ना विफाक में कुछ मिला, ना पंजाब में मिला, और ना ही उनको केपी में मिला, कहीं उनको कुछ नहीं मिला। तो ये सारे अपने मज़े से हुकूमत कर रहे थे और ना ही इनकी तवज्जो गई मौलाना साहब की तरफ, ना इन्होंने उस तरह मनाने की कोशिश की। तो मौलाना ने जब अपना डंडा दिखाया इनको, यानी कि जब उनको मौका मिला तो इनको लग पता गया है मौलाना आ रहा है, मौलाना आ चुका है। अब इस वक्त हुकूमत जो है वो मोहताज है मौलाना की। और मौलाना साहब देखते हैं मज़ीद, मौलाना ने एक और अच्छा काम किया पॉलिटिकली, मैं कह रहा हूँ, अगर देखा जाए, अगर कल ही यस नो करके मामला ख़त्म कर देते तो आने वाले दिनों में मौलाना का रोल जो है वो साइड रोल हो जाता। लेकिन मौलाना साहब ने ना इनकार किया ना इकरार किया, कुछ भी नहीं किया। दरवाजे आज भी ओपन हैं। आज भी, आज के दिन बिलावल भुट्टो साहब पहले वज़ीर आज़म से मिलते हैं, उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान के दर पे पहुँचते हैं, फिर उनको बनाने की कोशिश हो रही है। तो मौलाना साहब ने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। अब ये आना जाना इनका लगा रहेगा, इधर से एक वक्त जाएगा, उधर से तहरीक इंसाफ का वक्त जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ उसको रोकेगी और हुकूमत उनको अपनी तरफ खींचेगी। फैसला मौलाना साहब ने करना है। जब तक ये मामला किसी करवट नहीं बैठता, उस वक्त तक सेंटर स्टेज पे मौलाना फजल रहमान साहब ही आपको नजर आएंगे। और देखते हैं वज़ीर आज़म के यानी कि दौरे अमरीका के बाद, वापसी के बाद, ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।